नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अगर अभी तक आप लोगों ने मराठा साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ा है तो पहले आप लोग मराठा साम्राज्य का डिटेल इतिहास पढ़िएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो पहले जाकर के मराठा साम्राज्य का पूरा इतिहास पढ़िए, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। जिन्होंने मराठा साम्राज्य का पूरा इतिहास पढ़ लिया है वो इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हम लोग वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, सर्वप्रथम किसने बड़ी संख्या में मराठों को सेना में भर्ती करना आरंभ किया? तो किसने, मतलब कि सबसे पहले वह व्यक्ति कौन था जिसने मराठों को सेना के रूप में अपने यहाँ नौकरी पर रखना शुरू किया? तो नाम याद रखेंगे, मलिक अंबर। मलिक अंबर ये कौन था? मलिक अंबर तो ये ना बीजापुर नहीं, अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर। कहाँ का वजीर था? अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर। तो इसको ध्यान रखना, अहमदनगर जो दक्षिण में जो राज्य था ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, जो बहमनी साम्राज्य से टूट करके बने थे, तो उन्हीं में से एक था अहमदनगर। वहाँ का वजीर था मलिक अंबर। और मलिक अंबर जो है वजीर होने के मतलब कि वजीर तो था ही था, लेकिन जो उस समय जो वहाँ का सुल्तान था ना वो कमज़ोर था, तो मलिक अंबर ही सब कुछ था। तो मलिक अंबर वह पहला व्यक्ति है जिसने मराठों को एक योद्धा के रूप में, एक सैनिक के रूप में पहचाना और उसको अपने यहाँ सेना के रूप में, सैनिक के रूप में भर्ती करना शुरू किया। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल और दक्षिण के प्रमुख शक्तियाँ किन्हें सुरक्षा ढाल के रूप में उपयोग करना चाहती थी? देखो, मुगल जो उत्तर भारत में शासन कर रहे थे उस समय की स्थिति में, मतलब कि 17वीं शताब्दी के आरंभिक समय तक अगर देखा जाए तो, क्योंकि औरंगजेब के समय में पूरा का पूरा दक्षिण जो है मुगलों के अधिकार में हुआ। तो मुगल और दक्षिण की प्रमुख शक्तियां, दक्षिण की प्रमुख शक्तियों से तात्पर्य है, एक तो हो गया अहमदनगर मलिक अंबर वाला, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा। तो ये जो है तीन दक्षिण में प्रमुख शक्तियां थी। तो मुगल दक्षिण की तीनों प्रमुख शक्तियां ये किन्हें सुरक्षा ढाल के रूप में उपयोग करना चाहती थी? सुरक्षा ढाल। तो ये जो तीनों है ना, मतलब ये चारों, मुगल हो गए, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये चारों दक्षिण में जो मराठे हैं ना उनको अपने यहाँ सैनिक के रूप में, अपने यहाँ सेना में भर्ती करना चाहते थे और उनको जो है ना दक्षिण में यूज करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि जो मराठे हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, अच्छे योद्धा होते हैं, वीर योद्धा होते हैं और दक्षिण की परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। तो ये जो चारों शक्तियां हैं मराठों को अपनी सुरक्षा ढाल के रूप में उपयोग करना चाहते थे, मतलब कि वो लोग दक्षिण में मराठों को ही लड़वाना चाहते थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शक्तिशाली मराठा सरदार के रूप में किसे जाना जाता है? प्रथम मराठा सरदार, तो यहां पर नाम आता है शाहजी भोसले। याद रखेंगे, शाहजी भोसले। कौन थे शाहजी भोसले? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे शाहजी भोसले। और इन्होंने पहली बार, इनको लगा कि जो मराठे हैं वो एक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं और इन्होंने मराठों को एकजुट करने का प्रयास किया था, मराठों का नेतृत्व करने का प्रयास किया था, लेकिन इनको जो है विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इनका जो पुत्र हुआ ना छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने तो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो शाहजी भोसले प्रथम मराठा सरदार थे जो एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरना शुरू हुए। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता कौन थे? तो वही शाहजी भोसले थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म के संबंध में काफी मतभेद है, अलग अलग तिथियां बताई जाती है, लेकिन जो मान्य है वो 19 फरवरी मैं यहाँ 02 लिख दे रहा हूँ, 19 फरवरी 1630 इनका जो डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। 19 फरवरी को शिवाजी जयंती के रूप में मनाया भी जाता है, तो इस दिन इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है, मतलब बर्थडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये भी कई बार पूछा गया है जन्म स्थान। तो इनका जो जन्म हुआ था ना पूना के उत्तर में जुनार में जो है ना एक शिवनेरी नामक एक पहाड़ी दुर्ग था। पूना के उत्तर में जुनार क्षेत्र में शिवनेरी की पहाड़ी पर स्थित एक पहाड़ी दुर्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। कब? 19 फरवरी सन 1630 में। पिता कौन थे? शाहजी भोसले। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नामकरण किस देवी के नाम पर किया गया था? देखो, जो शिवनेरी जो पहाड़ी थी ना,
तो वहाँ पर जो दुर्ग हुआ करता था उसको शिवनेरी का दुर्ग बोला जाता था, शिवनेरी पहाड़ी पर होने के कारण। और वहाँ पर एक देवी का मंदिर था जिसको शिवाई बोला जाता था, शिवाई। और चूंकि ये शिवनेरी पहाड़ी पर स्थित था तो इसको शिवनेरी देवी भी बोला जाता था, शिवनेरी अथवा शिवाई। तो इसी के नाम पर, इसी देवी के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रखा गया। जो छत्रपति है ना, वो इनकी उपाधि थी। नाम क्या था इनका? शिवाजी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता कौन थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी, उनका शिवाजी महाराज के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज हम जिस लिए याद करते हैं वो बनने में उनकी माता का बड़ा योगदान था। तो इनकी माता का नाम था राजमाता जीजाबाई। याद रखेंगे, राजमाता जीजाबाई। मैंने नीचे लिखा है राजमाता जीजाबाई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। अगला क्वेश्चन है, राजमाता जीजाबाई किस राज्य से थी? तो ये जो राजमाता जीजाबाई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता, ये किस राज्य से संबंध रखती थी? मतलब आपको इनका मायका बताना है। तो देवगिरी, दक्कन में एक राज्य हुआ करता था देवगिरी। देवगिरी के यादव वंशीय जो राजा थे ना, तो उनके यहाँ से ये संबंधित थी देवगिरी। जो अलाउद्दीन खिलजी जो देवगिरी पर आक्रमण करता है और बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी में अपना राजधानी स्थानांतरित करता है, उसका नाम दौलताबाद रख देता है, तो वही, तो देवगिरी से इनका संबंध बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी भोसले, उनको पूना की जागीर प्राप्त हुई थी, पूना। तो ये जो पूना की जागीर है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज को प्राप्त हो जाती है अपने पिता से। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक के रूप में पिता शाहजी भोसले द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनके संरक्षक थे या फिर कहें इनके गुरु थे, इनके मतलब सब कुछ थे, एक तरह से इनके पिता के समान थे। क्योंकि इनके जो पिता थे ना शाहजी भोसले, वो शिवाजी महाराज के साथ नहीं रहते हैं बचपन में, वो अपना अलग रहते हैं। तो ये एक संरक्षक नियुक्त कर देते हैं जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। याद रखेंगे, दादाजी कोंडदेव या फिर दादा कोंडदेव भी इनको बोला जाता है। दादाजी कोंडदेव जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक थे, उनके आरंभिक गुरु थे। तो लगभग ना बहुत समय तक इनके साथ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, माकोजी भोसले के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या संबंध था? ये माकोजी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, ये ना मालोजी है। बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मालोजी भोसले के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या संबंध था? तो मालोजी भोसले जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे। देखो, अभी मैंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव को नियुक्त किया गया था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा कौन थे? मालोजी थे। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो संरक्षक है ना, जो दादाजी कोंडदेव, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का दादाजी कह देते हैं। हालांकि उनके नाम में दादा लगा हुआ है, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा नहीं थे। तो ध्यान रखेंगे, मालोजी भोसले ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी, मतलब शाहजी भोसले के पिता। अगला क्वेश्चन है, किस कारणवश बालक शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई को शाहजी भोसले से पृथक रहना पड़ा था? मैंने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में अपने पिता के साथ नहीं रहते थे। तो क्या होता है कि जो शाहजी भोसले हैं ना, ये दूसरा विवाह कर लेते हैं। इनकी जो सेकंड वाइफ का जो नाम था ना, तुकाबाई मोहिते। तो जो शाहजी भोसले हैं वो तुकाबाई मोहिते के साथ रहते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई को पूना भेज देते हैं वहाँ की जागीर संभालने के लिए। तो ध्यान रखना, दूसरा विवाह कर लिया था शाहजी भोसले ने, उसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज और जीजाबाई को उनसे अलग रहना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को राजनैतिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा और प्रशासनिक शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये जो है दादाजी कोंडदेव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजनैतिक शिक्षा प्रदान की, सैन्य शिक्षा प्रदान की, प्रशासनिक शिक्षा प्रदान की।
किसने? दादाजी कोंडदेव। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम याद रखेंगे, गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास, आध्यात्मिक गुरु। अगर राजनैतिक गुरु, प्रशासनिक गुरु पूछा जाता है तो दादाजी कोंडदेव। वैसे इनकी जो सबसे बड़ी गुरु थी ना, वो इनकी माता थी, राजमाता जीजाबाई। हर चीज में इनको गाइड करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को बनने में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज में हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने में किनका विशेष योगदान था? हिंदुत्व की भावना। तो देखो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने हिंदुत्व को फिर से स्थापित किया। मतलब अगर हम लोग देखें मध्यकालीन भारत में, तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसको छोड़ करके पूरा जो हिंदू राजवंश है कहीं ना कहीं वो समाप्त हो गए थे, कोई भी बड़ा राजा नहीं था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें ना हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने में राजमाता जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव, इनका बहुत बड़ा योगदान था। जो राजमाता जीजाबाई थी, जिनको अपने पति से अलग रहना पड़ा, तो उन्होंने अपने आप को धर्म कर्म में लगा दिया। मतलब कि जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, पूजा पाठ करना, तो उन सब चीज़ों में उनका काफ़ी मन लगता था। और साथ ही साथ बालक शिवाजी को भी वो इन सब कामों में लगाती थी। उनको रामायण महाभारत का पाठ करवाती थी, पौराणिक कथाएं सुनवाती थी। तो इनसे जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज में हिंदुत्व की भावना उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य अभियानों का प्रथम चरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, इनके सैन्य अभियानों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो इनके जो आरंभिक सैन्य अभियान थे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनको जो जागीर मिली हुई थी, पूना की जागीर, उसको सुरक्षित करना, उसको शक्तिशाली बनाना। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले ही ठान लिया था कि उनको क्या करना है। उनका एकमात्र उद्देश्य था स्वराज, मतलब कि दक्कन में अपना जो स्थानीय लोग हैं उनका राज स्थापित करना, जिसको वो बोलते थे स्वराज। अब स्वराज स्थापित करना है तो उनको पहले अपना एक बेस तैयार करना होगा। मतलब उनके पास जो चीज़ अभी है पहले उसको सुरक्षित कर लो, ताकि वो दूसरे जगह पर आक्रमण करने जाएं तो कभी अगर उनको हार का सामना करना पड़े तो उनके पास कुछ तो हो। तो उनका जो पहला उद्देश्य था अपनी जागीर को शक्तिशाली बनाना। तो इसके लिए उन्होंने आसपास के किलों को जीतना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपने सैन्य अभियानों के लिए किस प्रदेश के वासियों को सैन्य प्रशिक्षण देकर मजबूत सेना के रूप में तैयार किया? तो ये मावल प्रदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मावल प्रदेश के जो युवक थे, जो बेचारे जो किसान वगैरह थे, तो उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने देशभक्ति की भावना को उत्पन्न किया। उनको स्वराज का मतलब समझाया कि तुम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हो, यहाँ तुम्हारा शासन होना चाहिए। तो वो लोग को वो तैयार करता है, उनमें देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है और सैन्य प्रशिक्षण दे करके एक मजबूत सेना का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा नीलोजी नीलकंठ, ये नामक है, नीलोजी नीलकंठ नामक मराठा सरदार से किस किले को छल द्वारा छीन लिया गया था? तो देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना प्रारंभ में कुछ छल कपट टाइप का काम भी किया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि देखो क्या है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पास कोई बहुत बड़ी सेना तो थी नहीं, उन्होंने खुद से ही सब कुछ तैयार किया था। तो शुरू में इसी कारण से उनको छल कपट का भी सहारा लेना पड़ा था। लेकिन वो ना जो बुरे टाइप के लोग होते थे ना, उन्हीं के साथ वो छल कपट किया करते थे। तो जो नीलोजी नीलकंठ है, इनसे पुरंदर का किला छल द्वारा छीन लिया गया था। ध्यान रखेंगे, पुरंदर का किला। अगला क्वेश्चन है, जाबली नामक दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस मराठा सरदार से जीता था? तो चंद्रराव मोरे, याद रखना, चंद्रराव मोरे। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध किसे नियुक्त किया गया था? बीजापुर जो कि दक्षिण का एक राज्य था। देखो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो कर रहे थे ना, मतलब आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना, किलों को जीतना, तो वहाँ कौन थे? बीजापुर था, गोलकुंडा था, मुगल थे। तो उन्हीं के राज्यों पर वो अटैक करते थे। तो बीजापुर जो है परेशान हो जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज से, और अफजल खां को अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध लगाया जाता है। तो याद रखना, अफजल खां को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध बीजापुर द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन इसको सफलता नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान की सैन्य गतिविधियों के विषय में किस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई? देखो, जो बीजापुर है वहां से मतलब कि अफजल खां को नियुक्त किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध। तो
ये किस टाइप से छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि अफजल खां जो है उसके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का किस्सा है। तो जो बीजापुर है ना, वहाँ पर गुरु रामदास, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, तो गुरु रामदास के कुछ शिष्य रहा करते थे बीजापुर नगर में। तो जैसे ही उनको पता चला कि जो अफजल खां है एक विशाल सेना लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध निकले हैं, तो गुरु रामदास जी के शिष्यों ने बीजापुर के स्थानीय हनुमान मंदिर के पुजारियों के द्वारा संदेश पहुंचाया। और ये संदेश कैसे पहुंचाया गया था? सांकेतिक कविता के रूप में। देखो, बीजापुर में कौन रहता था? गुरु रामदास जी के शिष्य। तो उन शिष्यों ने बीजापुर के स्थानीय हनुमान मंदिर के पुजारियों की सहायता से सांकेतिक कविता के रूप में छत्रपति शिवाजी तक अफजल खां के विषय में जानकारी पहुंचाई। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का किस्सा है। मैंने इसको ना बड़े अच्छे तरीके से बताया है, आप लोग वीडियो देखिएगा, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, अफजल खां के विरुद्ध सैन्य तैयारियों के समय छत्रपति शिवाजी महाराज के किस पत्नी का निधन हुआ? तो देखो, जिस समय अफजल खां छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध निकला ना, उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी, जिनका नाम था साई बाई, कई स्थानों पर शई बाई भी लिखा जाता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सई बाई या साई बाई, इनका डेथ हो जाता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खां के विरुद्ध तैयारी कर रहे थे। तो ध्यान रखेंगे, ये लगभग 1659 की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस प्रकार अपने विरोधी अफजल खां का अंत किया? देखो, क्या होता है कि दोनों सेनाएं, मतलब अफजल खां, छत्रपति शिवाजी महाराज, दोनों की सेनाएं जो हैं प्रतापगढ़ में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन दोनों आक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती है ना, युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मतलब कोई भी जीते, नुकसान दोनों को बराबर होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी वहाँ नुकसान झेलने को तैयार नहीं थे। हालांकि वीर थे, मतलब मारकाट होगा, मतलब कि शत्रु को हम लोग काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन खुद को भी काफ़ी नुकसान होगा। ये चीज़ छत्रपति शिवाजी महाराज समझते थे, अफजल खां भी इस चीज़ को जानता था। तो काफ़ी समय बीत गया, तो दोनों के बीच फिर संधि को लेकर के बात होती है और तय होता है कि दोनों जो हैं एक दूसरे से मिलेंगे। अब यहाँ होता ये है कि जो अफजल खां है वो धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का प्लान बनाता है कि जब हम लोग मिलेंगे समझौते के लिए तो उसी टाइम मार दूंगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भी कम उस्ताद नहीं थे, तो वो उनको पता चल जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खां से मिलने जाते हैं और अपने साथ काफ़ी गुप्त तरीके से हथियार वगैरह छुपा करके ले जाते हैं। अपने हाथों में वो बाघ के नाखून जैसा कोई अस्त्र पहन लेते हैं और उसी से अफजल खां का हत्या कर देते हैं। तो इस टाइप से अफजल खां को उन्होंने निपटाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुगलों से प्रथम आमना सामना कब हुआ? तो मुगलों से प्रथम आमना सामना ये 1657 के आसपास हुआ था। इस समय जो औरंगजेब है वो बादशाह नहीं बना था, वो दक्षिण का सुल्तान था और औरंगजेब ने बीजापुर पर अटैक किया हुआ था और बीजापुर ने मराठों से सहायता मांगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज से। और इसी समय मुगल और छत्रपति शिवाजी महाराज का आमना सामना होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी औरंगजेब को वापस दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि शाहजहां बीमार पड़ जाता है। तो ध्यान रखना इस डेट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? तो औरंगजेब जो कि 1658 में बादशाह बन जाता है, तो वो जो है अपने मामा शाइस्ता खां, याद रखेंगे शाइस्ता खां, ये औरंगजेब का मामा था, इसको दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा जाता है। इसका जो विशेष कार्य होता है मराठों अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करना, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है। ध्यान रखना, शाइस्ता खां ये औरंगजेब का मामा था। अगला क्वेश्चन है, शाइस्ता खां द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के किस किले पर अधिकार कर लिया गया था? जो शाइस्ता खां है ना, इसने पूना, पन्हाला, चाकन जैसे किलों पर अधिकार कर लिया था। पूना काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां को कब परास्त किया गया? तो 1663 की एक रात्रि में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो अचानक रात के समय पूना में अटैक कर देते हैं और जो शाइस्ता खां हैं उसको वहां से भागना पड़ता है अपनी जान बचा करके। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध ये ना असफल होना है, होना था सामने,
छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध असफल होने के पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन से हटाकर किस स्थान का सूबेदार बना दिया। तो जो शाइस्ता खां है वो असफल हो जाता है, तो औरंगजेब काफ़ी कुपित होता है और शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर दक्कन से हटा देता है। अगला क्वेश्चन है, शाइस्ता खां की असफलता के पश्चात औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध दक्षिण में किसे नियुक्त किया गया। ये होना था दक्षिण में किसे नियुक्त किया, तो ये राजा जयसिंह को नियुक्त किया गया था। राजा जयसिंह जो कि आमेर के राजा थे। आमेर के राजा मतलब आमेर वही आमेर जहाँ से राजा भारमल थे, जिनकी बेटी हरकाबाई थी और हरकाबाई से अकबर ने विवाह किया था। तो वो जो आमेर है ना, औरंगजेब के समय भी मुगलों का वफादार बना हुआ था। तो आमेर के राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाया जाता है और इसका भी उद्देश्य होता है छत्रपति शिवाजी महाराज को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा प्रथम बार सूरत को कब लूटा गया। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत जो कि गुजरात में था और मुगलों का इस पर अधिकार था और यहाँ पर ना कई सारी विदेशी कंपनियों की फैक्ट्रियाँ भी थी, जैसे कि अंग्रेजों का भी फैक्ट्री वगैरह था। तो व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ से मुगलों को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त होता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को 2 बार लूटा। पहला तो इसमें प्रथम पूछा गया है 1664 में और दूसरी बार 1670 में। और जो औरंगजेब है अर्थात मुगल, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बस देखते रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सूरत की लूट के समय वहां का सूबेदार कौन था। देखो प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने इसको लिया है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनता है ये। तो इनायत खान, नाम याद रखना, इनायत खां ये सूरत का सूबेदार था। तो ये कुछ कर नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह के सहायक के रूप में दक्षिण में किसे नियुक्त किया गया था। तो मिर्जा राजा जयसिंह इसके साथ दिलेर खां को भेजा गया था। याद रखेंगे ये भी पूछा गया था, दिलेर खां इसको जो है जयसिंह के सहायक के रूप में दक्षिण में भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के मध्य किस किले में संघर्ष हुआ। तो कहाँ संघर्ष हुआ था, पुरंदर के किले में। पुरंदर के किले को जो राजा जयसिंह है वो घेर लेता है और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो फिर राजा जयसिंह का डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन अंततः उनको लगता है कि वो मुगलों के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो वो संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसमें ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुगलों के सामने झुक गए, उनकी कूटनीति थी और ये उस कूटनीति में सफल भी हुए थे क्योंकि उनको समय चाहिए था। तो ध्यान रखेंगे, पुरंदर के किले में राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को घेर लिया था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच प्रसिद्ध पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई। तो ये 1665 में संपन्न हुई थी। पुरंदर के किले में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लगता है कि वो मुगलों के सामने टिक नहीं पाएंगे तो संधि कर लेते हैं, वही था पुरंदर की संधि। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष में नहीं था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को थोड़ा समय चाहिए था अपने आप को शक्तिशाली करने का। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के स्थान पर मुगल सेवा में किसकी नियुक्ति तय की गई। तो देखो मुगलों का क्या था ना, वो किसी भी राज्य पर अटैक करते और वहां के राजा को परास्त कर देते, तो बदले में वहां के राजा को मुगल दरबार में हाजिरी देनी पड़ती थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को इस चीज से छूट दी जाती है कि तुम मत आओ मुगल दरबार में, तुम मत आओ, तुम अपने बेटे को भेज दो संभाजी को। तो संभाजी महाराज जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनको बोला जाता है कि संभाजी महाराज को भेजो। उनको मनसब भी दिया जाता है 5000 का। हालांकि उस समय संभाजी महाराज जो है ना, वो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी वो छोटे थे, अल्पायु थे, लेकिन उनको बोला जाता है कि उनको भेज दो, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मुगलों के संबंध में ध्यान रखना, 2 ही शासकों को इस टाइप की छूट दी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले मेवाड़ के राणा अमर सिंह, उनको इस चीज से छूट दी गई थी। मेवाड़ के राणा अमर सिंह जो कि जहांगीर के टाइम पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उस समय बोला जाता है कि राणा अमर सिंह खुद मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हो चलेगा, वो अपने बेटे को भेज सकते हैं। हालांकि जो राणा अमर सिंह थे उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो जो है राजपाट त्याग देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। तो ये थी, तो 2 लोगों का नाम याद रखेंगे, राणा अमर सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको मुगल राज दरबार में उपस्थित होना मतलब उनको उपस्थित होना जरूरी नहीं कहा गया, वो अपने स्थान पर अपने बेटे को भेज सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरंदर की संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस राज्य के विरुद्ध राजा जयसिंह को का साथ दिया था। तो देखो
पुरंदर की संधि में तय हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का साथ देंगे, और बाकायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया, लेकिन ये जो युद्ध हुआ उसमें मुगल हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि के अधिकांश शर्तें छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष में नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस संधि को स्वीकार किए जाने के पीछे क्या प्रमुख कारण था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को समय चाहिए था, क्योंकि उस समय उनकी शक्ति उतनी अधिक नहीं थी। उनको लगा उनको थोड़ा सा अगर समय मिल जाए, वो शत्रु के सामने झुक जाएं और उनको थोड़ा समय मिल जाए तो वो अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो यही एक कारण था। इस टाइप का उदाहरण ना जो अपने शेर शाह सूरी है उसके समय में भी देखने को मिलता है। शेर शाह सूरी जो कि हुमायूं के सामने झुक जाता है और फिर चुपके चुपके अपना सैन्य तैयारी मतलब अपने आप को शक्तिशाली करता रहता है। तो यही चीज़ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किया। अगला क्वेश्चन है, किससे प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा जाना स्वीकार किया? देखो, जो पुरंदर की संधि है ना, उसमें कहीं भी ये नहीं तय हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल दरबार में जाएंगे, आगरा जाएंगे। वहाँ पर तय हुआ था कि संभाजी वो मुगल दरबार में जाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज को वहाँ जाना, वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजा जयसिंह के साथ बीजापुर गए होंगे तो उसी टाइम पर राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने मतलब एक प्रकार से समझाता होगा या फिर कहें उसको बरगलाता होगा कि औरंगजेब से मिलो, अच्छा आदमी है, इस टाइप से। और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी लगता है कि चलो एक बार इससे मिल लिया जाए, आखिर क्या चीज़ है औरंगजेब। तो मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। पुरंदर की संधि में इसका कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा यात्रा के समय अपने किस पुत्र को साथ रखा था? तो संभाजी, वो उनके साथ थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी को किस स्थान पर नजरबंद करके रखा गया था? तो देखिए क्या होता है ना, जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा जाते हैं तो वहां पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उनको साधारण दरबारी, जो साधारण सरदार होते हैं ना, उनके समान ट्रीट किया जाता है, जबकि वो साधारण सरदार नहीं थे। तो इससे वो काफ़ी मतलब नाराज़ हो जाते हैं और दरबार में ही अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। और औरंगजेब जो है इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को नज़रबंद करवा देता है। मतलब कैद में नहीं डलवाया था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जेल में डाल दिया रस्सियों में बांधकर, बेड़ियों में बांधकर, ऐसा नहीं, उनको नज़रबंद किया गया था। मतलब कि किसी अच्छे से कमरे में रहेंगे, बस हर समय वो सैनिकों की निगरानी में रहेंगे। तो कहाँ पर नज़रबंद करके रखा गया था? तो आगरा में नज़रबंद करके रखा गया था। आगरा में कहाँ पर? तो जयपुर महल। जयपुर महल ये जयपुर में नहीं है, आगरा में था जयपुर महल, जो कि राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह का निवास स्थान था। तो वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे को नज़रबंद करके रखा गया था। ध्यान रखना, नज़रबंद और बंदी, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। बंदी मतलब बंद करके रखना, कैद करके रखना कारागार में, जबकि नज़रबंद करना मतलब वो किसी आलीशान महल में भी नज़रबंद करके रखा जा सकता है, बस 24 घंटे आप पर नज़र रखी जाएगी। इस शब्द को ही देखो, नज़रबंद, नज़रबंद, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को किसने राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने राजा की उपाधि प्रदान की। देखिए क्या होता है, जो औरंगजेब है ना, वो आगरा में उनको नज़रबंद करके रखा गया होता है, तो वहाँ से वो भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं, वापस आते हैं दक्कन, और यहाँ से फिर औरंगजेब के पास खत लिखते हैं, उनको औरंगजेब को संदेश भिजवाते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, इस टाइप से। और फिर औरंगजेब जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को माफ़ कर देते हैं और राजा की उपाधि देते हैं। और इसके बाद ना ये लगभग 1666-67 में आगरा से भाग करके आ जाते हैं और 1667 में इनको राजा की उपाधि दी गई थी। और 1667 से लेकर के 1670 तक औरंगजेब अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किस वर्ष पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए गए सभी किलों पर अधिकार किया गया? तो देखो,
जो पुरंदर की संधि हुई थी ना, तो उसके तहत कई सारे किले मुगलों को देने पड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो सन 1670, याद रखना, सन 1670 में पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए इन्होंने अपने सभी किले जीत लिए, क्योंकि 1670 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के पश्चात किसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले शाइस्ता खां को भेजा गया जो औरंगजेब का मामा था, उसके बाद जयसिंह को भेजा गया, जयसिंह के बाद भेजा गया शहजादा मुअज्जम को, शहजादा मुअज्जम जो कि औरंगजेब का बेटा था, ध्यान रखना। और इसकी सहायता के लिए राजा जसवंत सिंह को भेजा गया था, महाराजा जसवंत सिंह, इसको सहायक बना करके भेजा गया था। ये सन 1666 में है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सूरत को दूसरी बार कब लूटा गया? तो 1670 में लूटा गया, पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए। अगला क्वेश्चन है, कोंडाना के किले को किस मराठा सरदार द्वारा जीता गया था? ये क्वेश्चन का आंसर आप में से लगभग सभी को पता होना चाहिए। इस पर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है, कोंडाना के किले। इसको जीतने का श्रेय जाता है तानाजी मालुसरे, याद रखना, तानाजी मालुसरे। अजय देवगन की पिक्चर है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा। तो तानाजी मालुसरे जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक मराठा सरदार थे, तो उन्होंने कोंडाना के किले को जीता था। और यहाँ पर ना तानाजी मालुसरे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो तानाजी मालुसरे थे वो बिल्कुल सिंह के टाइप के थे, शेर के समान थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज उनको सिंह भी कहा करते थे। तो उनकी जो है यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी स्मृति में कोंडाना के किले का नामकरण सिंहगढ़ के रूप में किया जाता है, सिंहगढ़। तो कोंडाना सिंहगढ़ एक ही है, ध्यान रखेंगे। सिंहगढ़ कब नाम पड़ा? 1670 में, सिंहगढ़। अगला क्वेश्चन है, मराठा सरदार नीलोपंत द्वारा किस दुर्ग पर पुनः अधिकार किया गया? ये 1670 की बात है। तो तानाजी मालुसरे ने कोंडाना, तो सरदार नीलोपंत, इन्होंने पुरंदर के किले को जीता, ध्यान रखना, पुरंदर के किले को। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं जुन्नार के किले को जीतते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना ने किन की सहायता से छत्रपति शिवाजी महाराज को परास्त किया था? तो देखो, जो मुगल है ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को उतना अधिक परास्त नहीं कर सके थे। हाँ, जो राजा जयसिंह है, पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज को झुका दिए थे, लेकिन जो औरंगजेब है उसकी गलतियों के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के हाथ से निकल गए। आगे चल कर के जंजीरा एक द्वीप है, तो वहाँ पर सिद्दी लोग शासन करते थे। जंजीरा में सिद्दी इनका शासन था। तो जंजीरा के सिद्दियों की सहायता से छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों ने परास्त किया था। लेकिन ये जो पराजय थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, कोई बहुत बड़ी पराजय नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किस युद्ध प्रणाली को अपनाया गया था? से नहीं आना था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किस युद्ध प्रणाली को अपनाया गया था? तो छापामार युद्ध प्रणाली, या इसको गुरिल्ला युद्ध प्रणाली भी बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले मलिक अंबर, और मलिक अंबर से पहले महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम, उन्होंने फिर इस प्रणाली को अपनाया। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, छत्रपति शिवाजी महाराज का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो स्वराज। देखो, उनका जो आरंभिक उद्देश्य था वो पूना को शक्तिशाली करना, पूना को शक्तिशाली करना मतलब अपना बेस तैयार करना। लेकिन उनका जो व्यापक उद्देश्य था, बिल्कुल एक बड़ा वाला उद्देश्य था, वो स्वराज था। तो ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।